चलें, यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके संबंध में स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है सही वाला कौन सा है। पहला है कि यह एक संवैधानिक संस्था है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हों या फिर बाद में जब संविधान संशोधन किया गया तो उसके थ्रू उनको संविधान के अंदर रखा गया हो। सो यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पर गलत है। दूसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि इसके अंदर 5 मेंबर होते हैं ना कि 4। दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तीसरा है अध्यक्ष कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे ही हमने हाई कोर्ट के जजेस को शामिल करने की बात करी तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें पूर्व सीजेआई हो सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश हो सकते हैं इसके अध्यक्ष। इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये यहाँ पर एकदम सही है। अब यहाँ पर 3 वर्ष और 70 वर्ष की जो उम्र है, इसमें जो भी पहले हो वहाँ तक इनका कार्यकाल रहेगा, ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। 3 वर्ष अथवा उनकी उम्र 70 वर्ष हो, ठीक है, तब उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। पुनः नियुक्ति यानी कि रीअपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक अध्यक्ष और 5 जो हैं इसमें सदस्य रहेंगे, अन्य सदस्य, और बाकी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई पूर्व या फिर जो न्यायाधीश हैं वो इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। इसके अलावा ये सांविधिक संस्था है, ठीक है, और इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ये पंडित नेहरू हैं, एन.ए. पालकीवाला हैं, बी.एन. राव हैं या फिर ये जोगेंद्र नाथ मंडल हैं। तो सही आंसर क्या आएगा, सेकंड वन यानी कि एन.ए. पालकीवाला। अब संविधान की जो प्रस्तावना है इसके बारे में अगर हम देखें तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसमें 3 इसके अंदर शब्द जोड़े गए। एक है आपका समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर, और तीसरा है इसमें अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू इसको जोड़ा गया। पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था वही हमारा क्या है, प्रियम्बल है। इसके अलावा प्रस्तावना को किसने क्या कहा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, इनका स्टेटमेंट प्रियम्बल के बारे में इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। वैसे भी अगर आप प्रियम्बल को देखेंगे तो आपको उसके अंदर पूरा जिस्ट दिखेगा, पूरा सार दिखेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि एग्जैक्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। सब कुछ आपको प्रियम्बल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर के.एम. मुंशी ने बोला कि हमारी लोकतांत्रिक गणराज्य का जो है ये एक भविष्यफल है। वहीं हम बात करें पंडित ठाकुरदास भार्गव की, तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग बोला है। इन्होंने बोला कि ये जो है संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है, और ये एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो ये बात बोली किसने, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। इसके बाद आगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है इसमें बात करी गई, एक तरफ आपको आर्टिकल्स दिए हुए हैं और एक तरफ दिए हुए हैं उससे रिलेटेड प्रावधान। पहला यहाँ पर दे रखा है आर्टिकल 16, इससे रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आपको सुमेलित जो है वो आपको चूज़ करना है। दूसरा है आर्टिकल 26, यहाँ पर शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों को अधिकार, इसके बारे में। अनुच्छेद 21 के बारे में कहें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, और आर्टिकल 19 की बात करें तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो ये यहाँ पर दे रखे हैं। मैच की बात करें तो सिर्फ पहला वाला यहाँ पर मैच है, यानी कि आर्टिकल 16 ये आपका लोक नियोजन यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में यहाँ पर है कि उसके विषय में अवसर की समानता को देता है, ये प्रावधान है उसका। अब यहाँ पर जो करेक्ट है वो क्या होगा ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। सो यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है आर्टिकल 16, ये तो अभी हमने देख ही लिया। आर्टिकल 26 की बात करें तो ये धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। वहीं आर्टिकल 21 की बात करें तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण करता है। तो इस तरीके से हमारे ये चारों आर्टिकल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है राज्यों के मध्य और केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय
के लिए अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर किया गया है? आर्टिकल 261, 262, 263 या फिर 264? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 263 नंबर का जो आर्टिकल है इसमें अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में है। अब इन परिषद को बनाता कौन है, इनको कौन स्थापित करता है, इनका गठन कौन करता है? तो वो है आपका राष्ट्रपति। जब भी राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा कि ये ज़रूरी है कि मतलब लोकहित में है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करी जाए, तो राष्ट्रपति इसको स्थापित करेगा। ठीक है, अब परिषद के क्या कर्तव्य होंगे, क्या इनका संगठन होगा, ये सब कुछ डिसाइड करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, मतलब होल सोल अथॉरिटी कौन है? आपका प्रेसिडेंट। इसके बाद आर्टिकल 261 की बात करें तो इसमें सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाई से रिलेटेड प्रावधान है। आर्टिकल 262 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर आते हैं, यानी कि अंतर्राज्यीय जल विवाद। इसके निर्णयन के संबंध में ये जो प्रावधान है किसके अंदर करे गए हैं? अनुच्छेद 262 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है हिमालय से संबंधित आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला है, हिमालय की बात करें तो 2500 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। दूसरा है यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में कम है। तीसरा है हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान, भारत का जो मैदान है इसको एक दूसरे से अलग करता है। और चौथा है लघु हिमालय में साधारणतः जीवाश्म पाए जाते हैं। पहले 3 स्टेटमेंट की बात करें, तीनों सही हैं। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि लघु हिमालय में जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स नहीं पाए जाते। यहाँ पर लघु हिमालय की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर है। ऊंचाई की बात करें तो 1300-1500 के बीच में किलोमीटर के बीच में इसकी ऊंचाई है। नॉर्मली कहें तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और ये परतदार है, लेयर्ड है। ठीक है, और ये परिवर्तित चट्टानें इसके अंदर पाई जाती हैं। स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्ट्जाइट इसकी प्रमुख चट्टान है, ये आपको याद रखना चाहिए। पीर पांजाल श्रेणी जो है वो इसी के अंदर आती है, लघु हिमालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक तरफ झील